दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। सॉल्व करेंगे आज एनटीपीसी का पार्ट नंबर 69 जो पिछली बार पूछे गए थे 2019 की वैकेंसी में। तो सारे के सारे रियल क्वेश्चन पेपर आज हम सॉल्व करा रहे हैं। इससे आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, ताकि आप लिमिटेड चीज़ों में ही आप सिलेक्शन 2024 में अपना एक सीट पक्की कर पाएँ और सिलेक्शन ले पाएँ। तो दोस्तों आपको पता होगा कि 2018 में जो वैकेंसी आई थी, इसमें 2018 के क्वेश्चंस बहुत सारे 2019 की वैकेंसी में रिपीट हुए थे, यानी कि जो पेपर मैं आज कराऊंगा। और सेम टू सेम यही क्वेश्चन 2019 वाले अब 2024 की वैकेंसीज में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे। देखना आप, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखो पहले हमने 2018 में और 19 की जो दो वैकेंसी आई थी बैक टू बैक, उसमें जो वैकेंसी थी उसको टीसीएस नहीं करवाया था और 2024 का पेपर भी टीसीएस ही करवाएगी। तो जब एजेंसी सेम रहेगी तो क्वेश्चन भी वैसे ही रहेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। लेकिन दोस्तों चैनल पे अब तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। पहला क्वेश्चन है आज का, भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है, तो ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप याद रखना, ये क्वेश्चन दोबारा भी अब पूछा जा सकता है क्योंकि ये योजना अभी भी चल रही है। आगे देखो, पहली 5 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? पूर्ण संख्याओं का मतलब होल नंबर्स। तो देखो पूर्ण संख्या जब कभी भी आता है तो इसका मतलब शुरुआत उसकी 0 से होती है। 0, 1, 2, 3, यानी कि किसी भी नंबर की शुरुआत से पहले हम 0 लगाते हैं और सारी नंबर जितने भी अनकाउंटेबल होते हैं, अनंत तक समझो, तो ये सारी की सारी होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं आती हैं। हमें स्टार्टिंग की 5 बतानी है, तो 5 बताने के लिए क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा 0, 1, 2, 3 और ये 4, तो टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। इन सब का अगर गुणा कराएंगे तो हमें पता है नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसको 0 से गुणा करा देंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। जैसे मान लो 4 3 12 दूनी 24, 24 गुणे 0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो इसलिए आंसर पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखो कथन निष्कर्ष हमने बोला था कि रेलवे का फेवरेट ही होता है कथन निष्कर्ष, ये हर बार पूछा जाता है रेलवे में। चलिए देखते हैं कथन क्या कह रहा है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। तो ये कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो विषम होती हैं। तो भाई देखो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि अभाज्य संख्या विषम होगी तो आप बताओ कि 2 क्या है? तो आप कहेंगे 2 तो सम है, लेकिन ये अभाज्य भी तो है। तो इसका मतलब सभी विषम संख्याएं थोड़ी ना हुई, ये तो सम संख्या है जो कि अभाज्य हो गई। तो इसका मतलब है कि ये गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं होता। अब कारण क्या कह रहा है? अभाज्य संख्याएं केवल 1 से अथवा स्वयं से ही विभाजित हो सकती हैं। तो आप देखो 2 मैंने लिया था, तो 2 तो 1 से ही विभाजित होगा या 2 से ही, तो अभाज्य तो है ना। तो इसका मतलब ये बात सही कह रहा है कि अभाज्य संख्याएं केवल 1 से विभाजित होंगी या खुद से, यानी कि 2 है तो 2 से ही कटेगा, 5 है तो 5 से ही कटेगा, 7 है तो वो 7 से ही कटेगा, या तो 1 से कटेगा। तो ऐसे नंबर्स जो 1 से कटते हैं या खुद से, उसको अभाज्य बोलते हैं। तो कारण तो भाई इसने बिल्कुल सही दिया है, लेकिन कथन बिल्कुल गलत दे दिया है, क्योंकि हमने 2 लिया ना और 2 गलत है, एक्सेप्शनल हो गया। तो बस क्या बोलेंगे कि पहला जो है हमारा ए गलत है, यानी कि असत्य है, लेकिन आर जो रीजन दिया है वो सही दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन दिया है, बड़ा दमदार क्वेश्चन है, शायद देख के लग रहा है। दी गई आकृति में सभी त्रिभुजों के सभी कोणों का योग, देखो नया क्वेश्चन बना दिया इसको। अभी तक क्या आता था? इसमें से त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो पहले तो आपको त्रिभुज बताना है, फिर उसमें कोणों का योग बताना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखो सब में नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4, 4 है। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 4। तो इसका दोगुना कर दो आप, तो आ जाएगा 8, यानी कि टोटल त्रिभुज इसमें क्या है? इस फिगर में 8 हैं। तो आप बताओ 8 फिगर हैं इसमें से टोटल, और एक त्रिभुज, तो इसका मान लो हमने ये त्रिभुज लिया, तो इसका एक कोण ये होगा, एक कोण ये होगा, एक कोण ये होगा। और हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, समझ गए? तो 180 इसमें होगा, 180 इसमें होगा, ऐसे करके कुल 8 त्रिभुज बनेंगे 180 80 डिग्री के। तो बस आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, 180 गुणे में 8, तो 0 हटाएंगे, 0 लगा दीजिए, 8 8 64 और एकम 8 एकम 8 और 8 6 14, यानी कि 1440 हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर कहाँ लिखा हुआ है? तीसरा आप देख लो, 1440 राइट हो जाएगा।
तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और मज़ा भी आ रहा होगा। दोस्तों मज़ा आ रहा है तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बताइए कमेंट करके कि मज़ा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है, कहाँ से निकली है ब्रह्मपुत्र नदी? तो ये मानसरोवर झील से इसका उद्गम हुआ है, यहाँ से निकले हैं। ठीक है, तिब्बत। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखो थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है देखने में, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित को हल कीजिए। 1 - 1 + 1 - 1 प्लस ऐसे करके सीरीज दे के रखिए 101 पदों तक। अब इसको हल करना है। तो देखो दोस्तों, एक से एक कट जाएगा, एक से एक ऐसे कट जाएगा। तो आप बताओ कि हमें लिखना कितनी बार है? 101 बार लिखना है। तो लास्ट में ये जो बनेगा 1 2 3, तो 50 बार जो आएगा, ये 50 बार टोटल 100 लिखेंगे, 101 को थोड़ी देर के लिए 100 मानो, केवल 100 मानो। तो 50 बार तो ये प्लस का 1 आएगा, देखो प्लस का 1 एक-एक छोड़ के करेंगे, तो प्लस का 1 50 बार आएगा और माइनस का 1 भी देखो 50 बार आएगा, तो माइनस का 1 टोटल तभी तो 100 होंगे। तो ये 50 बार जो प्लस का 1 आएँगे, 50 बार -1 से कट जाएँगे पूरी तरह से और हमें लिखना क्या है? 101 पद। तो अगला पद जो आएगा 100 के बाद, भाई देखो लास्ट वाला 99 100 कितना आएगा? 99 ये हो जाएगा, 100वां नंबर का ये हो जाएगा और 101 नंबर का ये हो जाएगा। तो अंतिम यही होगा जो कटेगा, लेकिन लास्ट का 101वां नंबर ये बचेगा 1। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? ये हो जाएगा, दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है जनवरी 2019 में किस संगठन ने रेडियोधर्मी पदार्थ के किसी हमले की स्थिति में तुरंत राहत प्रदान करने हेतु मोबाइल फैसिलिटीज विकसित करी थी? तो ये डीआरडीओ ने करा था, ये सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अब ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, करंट का था। आगे बढ़ते हैं। देखो समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनका डैश, तो ये कई बार क्वेश्चन घूम घूम कर आया था और खास करके एएलपी में पूछा गया था ये। तो समस्थानिक कैसे परमाणु होते हैं? जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु परमाणु द्रव्यमान जो होता है, एटॉमिक वेट, वो अलग अलग होता है। तो परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान अलग अलग समस्थानिक होते हैं। संभारिक में क्या होता है? एक समस्थानिक की जगह पे संभारिक आता है। तो संभारिक में क्या होता है कि द्रव्यमान सेम रहेगा लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग रहेगा, इसका जस्ट उल्टा। तो याद रख लीजिए, अगर अगली बार कभी पूछा जाए तो आप गलत नहीं करेंगे, अगली बार सही करके आएंगे आप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, नेक्स्ट वाला। तो देखो अगला क्वेश्चन दे के रखा है, इसमें कह रहा है कि मान लीजिए a = 1 b = 2 और इसी प्रकार से z = 26, यानी कि जो भी लेटर आ रहा है उसका स्थान जिस नंबर पे आता है वही लिखना है हमको। जैसे ए बी सी डी लिखते हैं ना ऐसे करके, तो 1 2 3 ऐसे करके। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना ट्रिपिकल बनाने की कोशिश करी है, चलिए देखते हैं, इसकी धज्जियाँ उड़ाते हैं क्वेश्चन की। तो देखो आई लिखा है, अब आप बताओ कि आई किस नंबर पे आता है? तो आप कहेंगे 9 नंबर पे। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 81 आएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? मैंने डायरेक्ट कर दिया है ताकि जगह कम आए। माइनस सी किस नंबर पे आता है? ए बी सी, तो सी 3 नंबर पे और स्क्वायर लगा है तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। गुणे में पी किस नंबर पे आता है? 16 पे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 16 नंबर। बटे में अब देखो आर जो होता है 18 पे आता है तो यहाँ लिखेंगे 18 और प्लस का 8 लिखा ही है, ये ब्रैकेट आप लगा दीजिए। तो देखो हमारे पास क्या होता है, पहले इसको आप सॉल्व कर लो। 2 8 16, 2 9 18, यानी कि 81 माइनस का 9 गुणे में 8 बटे में 9 आएगा और यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये कट रहा है पूरा, ये 9 से 9 कट जाएगा तो बचेगा 81 माइनस का 8, ब्रैकेट हटा दो तो प्लस का 8। तो आप बताओ माइनस का 8 और प्लस का 8 ये दोनों हटा दिए क्योंकि ये माइनस से प्लस कट गया, तो बराबर क्या आएगा? ये आएगा 81 सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा राइट आंसर। समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो यहाँ पर लिखा हुआ है विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह की किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ये मणिपुरी से हैं। ऑप्शन चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी का माध्य 350 है तथा ए और बी का अनुपात 2:5 है, तो b माइनस ए का मान ज्ञात करिए। इसका मतलब ए और बी की अगर हमें वैल्यू पता चल जाए तो हम आसानी से कर सकते हैं, है ना। अब माध्य का मतलब क्या होता है कि ए और बी का माध्य, इसका मतलब a + b अपान में 2 करेंगे, बराबर में दिया है 350। माध्य क्या होता है? योग
उनका योग संख्याओं का योग बटे में नंबर ऑफ जितने होते हैं टोटल। इसको इधर ले जाएंगे तो a प्लस बी बराबर आ जाएगा 350 को दोगुना होता है कितना 700, तो ये आएगा 700, यानी कि a और b की वैल्यू जो है वो 700 आई। यहाँ अनुपात देखो a और b का, तो a ये लिखा हुआ है, b मैं कैपिटल लिख दे रहा हूँ, यहाँ स्मॉल था, तो 2:5 बराबर आया हमारे पास 700, तो इन दोनों को जोड़ने पर आएगा 700, तो 7 5 2 7 बराबर 700। तो आप बताओ एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 से 7 कटेगा तो 100 आएगा, 1 बराबर 100 आएगा, ठीक है। और अनुपात हमारे पास क्या था, मैं इसको हटा के दोबारा से लिख देता हूँ क्योंकि आंसर हमारा यहाँ से आया। तो देखो यहाँ पर a की वैल्यू और b की वैल्यू, a था 2 और b था 5, आया था आंसर a की वैल्यू 700 ही तो आया था, यहाँ पर 100 आया था, इसको मैं हटा देता हूँ, 100 आया होगा, ठीक है, ये 100 है। अब पूछा किसका जा रहा है, b माइनस ए, तो आप बताओ कि b माइनस ए दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, b की जगह में 5 a की जगह में 2 बराबर 3, तो a की वैल्यू 100 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 100 गुणे में 3 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 300। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा वाला करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है, यानी कि मान लो कभी राष्ट्रपति ना हुए और उपराष्ट्रपति भी ना हुए तो उनकी देखरेख राष्ट्रपति की जगह में कौन करेगा, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे वो करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब आपको बताना है दोस्तों कि इस वक्त जब आप वीडियो देख रहे हैं, जिस भी महीने में आप देख रहे हैं, तो बताना है प्रेजेंट टाइम में सीजीआई कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, नेक्स्ट है 31 दिसंबर 2015 को गुरुवार था, तो 1 जुलाई 2020 को कौन सा दिन रहा होगा, ठीक है भाई देखते हैं। तो देखो 31 दिसंबर, अब दिसंबर के बाद आया होगा 2015, मान लो कि 31 दिसंबर 2015, इसके बाद आया होगा 31 दिसंबर 2016, है ना, यानी कि हर साल अगर 31 दिसंबर को गुरुवार था तो अगले साल यानी कि 31 दिसंबर 2016 को एक दिन बढ़ जाता है, यानी कि शुक्रवार हो जाएगा। लेकिन अगर बीच में कोई लीप ईयर आता है दोस्तों तो 2 दिन बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब कि 31 दिसंबर 2015 में डायरेक्ट लिखता हूँ 2015 को रहा होगा गुरुवार, ठीक है, ये गुरुवार था। अब बताओ 2016 को क्या रहा होगा, तो 16 को क्या रहा होगा, यहाँ पर देखो 16 लीप ईयर है, तो अब गुरुवार के बाद शुक्रवार नहीं आएगा, क्या आएगा, शनिवार आएगा, तो यहाँ लिखेंगे शनिवार, तो ये हो जाएगा शनिवार है, ठीक है। अब देखो 2017 में क्या आएगा, संडे आएगा, यानी कि रविवार आएगा, ठीक है। अब क्या कितना पूछा, 2020 का, 2018 में एक दिन बढ़ा दो तो आ जाएगा सोमवार, फिर 2019 में आप बढ़ा दो मंगलवार आ जाएगा, फिर 2019 में मंगलवार, तो 2020 में एक दिन और बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, मंगलवार के बाद क्या आता है, बुधवार, तो आ जाएगा यहाँ पर बुधवार, समझ गए आप। लेकिन अब अगर 3 झांगड़ा ये नहीं करना है आपको तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको, ऐसे याद रखना। देखो ये आपको पता होना चाहिए कि एक दिन बढ़ता है, लीप ईयर में 2 दिन बढ़ता है, ठीक है। तो 2016 जो आया होगा उसमें कितना बढ़ गया होगा, 2 दिन बढ़ गया होगा। 2017 में कितना बढ़ा होगा, 1 दिन, 18 में 1 दिन, 19 में ये 19 है, 19 में 1 दिन, और 20 में कितना बढ़ा होगा, 20 में भी 1 दिन बढ़ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब आप कहेंगे 2 दिन बढ़ता है इसमें, तो 2 दिन तब बढ़ेगा जब 2021 आएगा, उसमें बढ़ेगा आगे चल के। तो देखो कितना बढ़ गया एक्स्ट्रा, 2 2 4 2 6 दिन बढ़ गया, तो बस 6 दिन आप जोड़ दीजिए गुरुवार में, तो क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, नेक्स्ट है कह रहा है कि मानव शरीर के 4 अंग सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और 1 असंगत है, और हमें असंगत वाले को बताना है क्या असंगत है, ठीक है भाई। तो देखते हैं इसमें, देखो त्वचा, हड्डियां, उपास्थि कार्टिलेज और अस्थिमज्ज जो दिया है। अब देखो ये हड्डियां, उपास्थि और अस्थिमज्ज ये कहीं ना कहीं हड्डियों के ही पार्ट होते हैं, हड्डियों से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जो त्वचा होती है वो त्वचा एकदम अलग होती है, ठीक है, यानी कि ये पूरे की बात हो रही है, और हड्डियां जो हैं ये सारी हड्डियों के पार्ट में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका पहला ही करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित था, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी। तो ये था देखो इब्न बतूता जो आया था मोरक्को का रहने वाला था,
ये एक बार क्वेश्चन आया था, ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। तो आप देख रहे होंगे लगातार कि ग्रुप डी वाले क्वेश्चन एनटीपीसी में आ रहे हैं और एनटीपीसी वाले ग्रुप डी में आ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो टीसीएस ही है, वो घूम फिर के क्वेश्चन को अदला बदली करके वहीं पर भेज देता है। ठीक है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन को करना। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था उस पे हस्ताक्षर किए गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था आप बताना? 1929, 30, 31 या 1928? ये ऑप्शन है आपके। ठीक है, आप बताना। आगे देखते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वाट्रो प्रो किस प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो ये है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। देखो आप जानते होंगे स्प्रेडशीट है, आप जानते होंगे कि हर बार हर एक सेट में कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही आता है कंप्यूटर से संबंधित। तो कंप्यूटर भी अगर आपको पढ़ना है तो 1 नंबर आप गेन कर पाएंगे, तो इसलिए इसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये बाद की बात है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में लिखा हुआ है दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनके लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का गुणनफल 1200 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करिए। ठीक है भाई, देखते हैं। तो लघुत्तम और महत्तम समापवर्त दोनों का गुणनफल इतना है, तो हमारे हिसाब से पहली संख्या क्या है 3, तो हम इसको x मान लेते हैं। अनुपात था तो हमने x माना, इनटू क्यों? क्योंकि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा और गुणे में मासा। तो ये हो जाएगा 4x बराबर लासा मासा दोनों का गुणनफल 1200 दिया ही है, तो यहाँ पर आप 1200 लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 4 3 12 x स्क्वायर बराबर का 1200। तो 12 से 12 कटेगा तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 100 और x बराबर आ जाएगा 10। समझ गए होंगे आप? जब x 10 आ जाएगा तो हमें इनकी वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। तो मैं इसको हटाता हूँ, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे देखो x बराबर, तो x बराबर 10 आया है, हमारे पास नंबर है और पूछा क्या? संख्याओं का योग। तो देखो पहली संख्या 3x थी, दूसरी संख्या थी 4x, तो टोटल 7x, और 7x को लिख सकते हैं 7 और x की वैल्यू क्या है 10, तो 7 10 70 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो सतपुड़ा, बिंध्य, अरावली, गुरु शिखर। तो देखो दोस्तों ये सारे के सारे उसके रेंज है, माउंटेन रेंज, और गुरु शिखर पर्वत की एक चोटी है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप बताना अच्छा गुरु शिखर है कहाँ पर, कौन से राज्य में पड़ती है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संख्याओं 248 और 868 का लघुत्तम समापवर्त इतना है, उनका महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो देखो इसके पहले जो क्वेश्चन आया था क्या, पहली संख्या गुणे में ऐसे लिख देता हूं मैं, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर लासा और गुणे में मासा, HCF ऐसे। तो वही है, देखो पहली संख्या दूसरी संख्या, तो 248 गुणे में 868 बराबर में दिया है 1736 और गुणे में x कर दीजिए, इससे बताना है। तो बस इसको भाग कर दीजिए, तो मैं इसको उठा के यहाँ से नीचे ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 1736 था, तो यहाँ पर हो जाएगा 1736 में लिख देता हूँ, 1736 हो जाएगा। अब इसको आप काट लीजिए, 8 से कटेगा तो 8 त्रिक 24, 8 एक कम 8 हो जाएगा, और 8 दूनी 16, एक बचेगा तो 8 एक कम 8, 5 8 सत्ते 56 हो जाएगा। तो अभी और कटेगा क्या, ये कटेगा 31 और 27 7 बार में कटेगा, तो ये आएगा 7, यानी कि 868 बटे में 7 हो जाएगा। तो मैं इसको पूरा हटा के लिख देता हूँ, चलो यहीं कर देता हूँ, 868 बटे में 7, तो ये कटेगा 7 एक कम 7, और यहाँ बचेगा 7 दूनी 14, 2 बचेगा 7 चौक 28, यानी कि 124 आएगा दोस्तों x की वैल्यू। तो 124 ही हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर कहाँ लिखा हुआ है, ये है पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कह रहा है नल ए एक टैंक को 40 मिनट में भर सकता है और नल बी उसे 60 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक ही समय पर खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में लगने वाला समय ज्ञात करिए। तो देखो ये मैंने कंप्लीट चैप्टर करवा दिया है, अगर आप देखना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट है आपको तो देख लीजिएगा, इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी, नल और टंकी वाले की। ठीक है, तो उस चैप्टर को देखने के बाद कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए आपसे गलत नहीं होगा, आप करके ही आओगे, और शॉर्ट ट्रिक के साथ बताया है। देखो ए दिया है 40 मिनट में लगता है, बी खाली करता है 60 मिनट में,
इन दोनों का एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 120। 4 40 से भाग देंगे तो 4 3 12 यानी कि 3 बार में जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 3। और 6 60 से भाग देंगे, 60 दूनी 120 यानी कि 2 बार में जाएगा। अब ये चूंकि भर रहा है तो प्लस लगा देंगे, ये खाली कर रहा है तो माइनस लगा देंगे ताकि हमें पता चल सके। अब क्वेश्चन कह रहा है दोनों नल एक ही समय पर खोले जाते हैं, यानी कि वो 3 तो ये भरेगा और 2 ये खाली कर डालेगा, तो कितना भरा जाएगा, एक ही तो क्षमता से काम होगा। और टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो आप बताओ कि 120 लीटर की टंकी है और एक के हिसाब से काम होगा। एक के हिसाब से क्यों, क्योंकि ये भरेगा 3, 2 ये खाली कर डालेगा तो 1 ही लीटर तो एक्स्ट्रा भरा जाएगा, तो बस इससे तो कटेगा ना, बात वही है। तो 120 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि मिनट में लिखा था ये सारे के सारे, तो ये भी मिनट है, तो 120 मिनट लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर था। ठीक है, कई बार दोस्तों ऐसा भी लिख देता है 2 घंटे करके, तो भी आप कंफ्यूज नहीं होना, 60 दूनी 120 होता है, बात वही है उसकी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी 1919 में। याद रखना ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब कभी अंतर्राष्ट्रीय स्थापना होती है कुछ इस प्रकार के, तो भी जैसे WHO की स्थापना कब हुई थी तो ये पूछा जाता है। आप बताना कब हुई थी, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ 1947, 1948 और 1949 और 1946। ठीक है, आप बताना कि उसकी स्थापना कब हुई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला है नीचे दिया गया समीकरण इनमें से किसका उदाहरण है, तो देखो 42 गुणे में 4 6 दिया है और यहाँ पर 42 गुणे 4 42 गुणे 2, यानी कि इसको एक बार यहाँ पर मिला दिया है, एक बार इसको यहाँ मिला दिया है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है इसको। देखो एक बार 42 यहाँ है, ये 4 को इसके साथ करा गया है और इसको इसके साथ कर दिया गया है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, यानी कि वितरण गुण लगेगा। ऑप्शन चौथा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कह रहा है 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/2 प्लस 4 सही 1/2 बराबर x है, तो x माइनस 5 सही 1/2। तो ये क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो x माइनस 5 होल 1/2 है, तो पहले x की वैल्यू निकालेंगे, तो x को इसको सॉल्व करना है। तो देखो चाहे तो ऐसे कर सकते हो 2.5 और 3.5, यानी कि पहले इनको जोड़ लो आप, तो 3 2 5 5 4 9 और आधा आधा 1 10, यानी कि 10 सही 1/2 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 10 दूनी 20 और 1 21, यानी कि 21/2 बराबर x की वैल्यू है ये। अब हमें 21/2 पता चल गया, तो इसमें आसानी से हम लिख सकते हैं x जगह पे, तो 21/2 माइनस इसको करेंगे 5 दूनी 10 1 11/2 आएगा। अब देखो नीचे सेम है, एलसीएम इनका 2 ही आएगा, तो जब कभी नीचे दोनों का डेनोमीटर सेम हो तो हमेशा नीचे 2 लिख दिया करो, और ऊपर वाला जो लिखा है 21 माइनस का 11 है तो ये वही रहेगा। ठीक है, तो 21 में से 11 गया तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 10 और बटे में 2, इसको काटेंगे 5 2 1 कम 2 2 पंचे 10, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा 5 सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, रजनी का मुख उत्तर पश्चिम की ओर था, वह 5 मीटर चली फिर बाएं मुड़ गई। देखो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो जैसा बोला जा रहा है डायरेक्शन ठीक वैसे ही हमको करना होता है। ठीक है, तो जैसा बोला जा रहा है हम वैसा ही करते हैं। अब इसका मुख उत्तर पश्चिम की ओर था, मान लो कि डायरेक्शन ये है, उत्तर ये है और पश्चिम ये है, तो इसका मुंह कहाँ रहा होगा, इधर की तरफ रहा होगा। अब कह रही है वह 5 मीटर चली है, तो इसका मतलब वो 5 मीटर चली होगी, तो मैं इसको थोड़ा और सही से बना देता हूँ। 5 मीटर चली होगी, तो मान लो कि ये 5 मीटर चली होगी यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद बाएं मुड़ गई और 3 मीटर चली, तो बाएं जब भी बोला जाए बाएं मुड़ रही दाएं मुड़ रही, इसका मतलब 90 डिग्री से मुड़ रही होगी, तो बाएं मुड़ी होगी तो बाएं इधर की तरफ रहा होगा उसका, और कितना चली है वो बाएं मुड़कर 3 मीटर चली है। ठीक है, आगे कह रहा है इसके बाद वह दाएं मुड़ी और दाएं मुड़ने के बाद 8 मीटर चली, तो फिर से ये दाएं मुड़ी होगी यहाँ पर और 8 मीटर चली होगी, ये 8 मीटर हो गया। अब वहाँ पर रुक गई है, यानी कि यहाँ पर वो रुक गई है। अब कह रहा है उसका मुख किस दिशा में है, तो आप बताओ जरा ये कौन सी दिशा होगी। तो आप अगर इसमें ऐसे लाइन खींचेंगे तो उत्तर दक्षिण पूरब और ये पश्चिम, यानी कि उत्तर पश्चिम के बीच में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा हमारा, दूसरा सही उत्तर हो जाएगा।
उत्तर पश्चिम। तो समझ गए होंगे आप। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। कैसी वीडियो लगी कमेंट सेशन में आप ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ कहना या पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए, हम आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी, ज़रूर देखिएगा। और सारी वीडियोस की लिंक एक एक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में। अपना ख्याल रखिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। टेक केयर, बाय बाय।